प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने देख लिया था, बार स्क्रीनिंग हम कर रहे थे, ग्रिड चैम्बर्स कर रहे थे, और फिर हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो रही थी। अब हमने जाना है, ये देखें प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सॉरी ये जो है ये एक्चुअली है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले वी हैव द पर्कुलेटिंग फिल्टर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है और ये क्या होता है कि पानी ऐसे ट्रिकल डाउन नीचे कर रहा है। ठीक है, अब इधर क्या पड़ी होती है, इधर एक्चुअली जमा होता जाता है क्या, वो जो हमने देखा था ना, जैसे फिल्ट्रेशन हमने देखी थी स्लो सैंड फिल्टर, उसमें वो एक लेयर बन रही थी, वाइटल लेयर, आपको याद होगी। उस तरह से ये वाइटल लेयर बन जाती है, सारे बैक्टीरिया यहाँ पे एक्चुअली बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है ना उसमें एक्चुअली बैक्टीरियल एक्शन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो इसका बेड होता है ना, इसमें स्टोन्स और क्रैकर्स होते हैं। बेड इसका 5 to 6 फीट डीप होता है, 200 फुट डायमीटर का होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अब जब पानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो जूसली लेयर जो है ना वो बनी होती है। तो जब ये सारा वो पानी इसमें से पास आउट होता है ना, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना जूजली लेयर में, वो इसको ऑक्सीडाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो सारा ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा ना मैटर बैक्टीरिया की वजह से, फिर वो आएगा हमारे, ये देखें सेकेंडरी क्लैरिफायर। ठीक है, सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है, इस तरह से मूव करता है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन एक्चुअली जो होती है, क्लैरिफायर जो होता है ना, ये एक्चुअली सेडिमेंटेशन के लिए होता है। प्राइमरी क्लैरिफायर वॉज प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी क्लैरिफायर इज एक्चुअली द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, तो ये इसमें होगी। इसके साथ साथ हम एयरेशन प्रोसेस इसमें करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे जो ऑक्सीडाइज़ करेंगे मैटर को ऑक्सीजन यूज़ करने की वजह से। और देखिए ऑक्सीजन अंदर डाल रहे हैं, वाटर जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आ रहा है, और इस तरह से सारा वो एयरेशन हो रही है, और सेकेंडरी क्लैरिफायर्स में हम जाएंगे, सेकेंडरी क्लैरिफायर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये हो रहा था पर्कुलेटिंग फिल्टर मेथड, जिसमें वो जो जूजले लेयर था उसका काम था। ठीक है, फिर एयरेशन प्रोसेस होता है ये वाला, इसमें हम एक्चुअली इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन से चीज़ें आ रही होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, और इस तरह से एयरेशन होती है 6 to 8 आवर्स के लिए, हम इसको ऑक्सीजन देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स और वाटर में। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले देखा प्राइमरी, ये जो पर्कुलेटिंग फिल्टर मेथड है, उसके बाद एयरेशन होती है, और फिर जो है ना सेकेंडरी क्लैरिफायर आता है। सेकेंडरी क्लैरिफायर जो होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो सीवेज होता है वो फिर सेडिमेंटेशन की थ्रू नीचे बैठना शुरू हो जाता है। इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, क्योंकि अब इसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं। ठीक है, स्लज जो है वो सॉलिड के लिए यूज़ होता है, लेकिन बिकॉज इसमें बैक्टीरिया हमने डाल दिए हैं, इस वजह से हम इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं या एरेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि जो सेडिमेंटेशन होती है, बाकी जितने भी मैटर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी क्लैरिफायर कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी क्लैरिफायर था। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि हमने बैक्टीरिया को रिमूव करना है। उसके लिए वी यूज़ द सबसे पहले जो पर्कुलेटिंग फिल्टर मेथड है, जो कि अब यूज़ नहीं होता, एरेशन मेथड होता है, और एरोबिक डाइजेशन होती है, जिसमें वी डू द सेकेंडरी जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। तो ये सारे बैक्टीरिया होते हैं इसमें, और बैक्टीरिया ये सारे जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। तो पानी के अंदर जो है वो सारा मैटर देखें ख़त्म हो गया, अब सिर्फ बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। देन लास्ट टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसमें डिसइंफेक्शन होती है। बैक्टीरिया जो रह गए होते हैं ना पानी में, वो जो मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के बाद, तो उसको ये ट्रीट करता है। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या था, स्क्रीनिंग थी, और क्या था, ग्रिड चैम्बर था, जिसमें सारा वो नीचे बैठ रहा था। फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन थी, जिसमें क्या था कि स्लज नीचे था और स्कम वगैरह ऊपर आ गया था। ठीक है, फैट वगैरह और सब कुछ। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या था कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स थे, एरेशन थी, और एक्टिवेटेड स्लज था। ठीक है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या थी, डिसइंफेक्शन थी। उसके बाद फाइनली ये सब कुछ होने के बाद, ये जो ऊपर प्रोसेस है सारा, तो ये पानी जो होता है ये इसको हम अंदर डाल देते हैं। सी आउटफॉल हो सकता है, रिवर आउटफॉल हो सकता है, या फार्मिंग के लिए हम ले जाते हैं, या ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में ले जाते हैं इसको सारे को, सिवेज को। ठीक है, जो ट्रीट हो गया होता है। तो फिर आता है वी हैव द सेप्टिक टैंक, जो कि हमने छोड़ा था, और दैट वाज एक्चुअली इंक्लूडिंग इन द अनसिवर्ड एरियाज जो हम देख रहे थे, उसमें सैनिटरी नॉन सर्विस टाइप में सैनिटरी लैट्रिन्स में आ रहा था। ठीक है, अब जो सेप्टिक टैंक होता है, देखें होता क्या है कि जब हम फ्लश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस्टम होता है ना घर का, इसके साथ अटैच होता है घर, नीचे की तरफ जाएगा, और ये एक्चुअली सेप्टिक टैंक होता है जो नीचे लगा होता है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो हाउस होल्ड के लिए 500 गैलन्स की होती है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है एक बॉक्स ही है, तो इसके अंदर 500 गैलन्स आ सकती हैं। उसके बाद लेंथ इसकी जो होती है वो ब्रेथ से ट्वाइस होती है। ठीक है, मतलब लेंथ इसकी ज़्यादा होती है। डेप्थ इसकी 1.5 to 2 मीटर्स की होती है, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स की। और जो लिक्विड की डेप्थ होती है ना, वो ऐसा होल ये देखें 2 मीटर्स की है, लेकिन लिक्विड की जो डेप्थ आपको नज़र आ रही है, मैं इसको अलग से दिखाती हूँ। ये देखें,
ये एज़ अ होल जो है वो 2 मीटर्स का बना होता है, लेकिन लिक्विड की जो डेप्थ आ रही है ना वो थोड़ी-सी इस तरह से ऊपर से इन्होंने छोड़ा हुआ है हिस्सा। तो लिक्विड जो होता है वो 1.2 मीटर्स होता है। ऊपर एयर की स्पेस होती है, जैसे इतना पानी है तो ऊपर एयर स्पेस है, और ये एयर स्पेस कितनी है, दिस इज़ एक्चुअली 30 सेंटीमीटर्स की, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली 30 सेंटीमीटर्स की स्पेस है। उसके बाद जो इसकी बॉटम होती है उसमें ये होता है कि जो इसकी बॉटम होती है ना उसको हम थोड़ा सा ऐसे स्लोपी सा बनाते हैं। इसमें तो उन्होंने थोड़ा सीधा बनाया हुआ है ना, बॉटम इसकी थोड़ी सी स्लोपी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आ रही है तो ऐसे वो नीचे की तरफ ऐसे इकट्ठी होती जाए ना, ताकि वहाँ पे अगर हमने बैक्टीरिया होने हैं तो उन्होंने इसको डिकम्पोज़ करना है। तो अगर ये बाहर ही चले जाए, मतलब बाहर ही जाना शुरू हो जाए, तो फिर वो वहाँ पे ठहरेगी नहीं और बैक्टीरिया उसको इतनी जल्दी मतलब डिकम्पोज़ नहीं कर पाएंगे। फिर ये होता है कि इसकी इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स होते हैं, जैसे ये इनलेट है और ये आउटलेट है इसका, ठीक है। और जो है इसके ऊपर कवर्ड होते हैं इस कंक्रीट स्लैब से, ऊपर से सॉरी सारी जो है वो स्लैब्स के साथ कवर होती है, इसको हम कवर अनकवर नहीं छोड़ते। तो सेप्टिक टैंक होता है, ये इसका इनलेट होता है, ये इसका आउटलेट होता है। फिर ये होता है कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो है ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है हमें स्लज डाला हुआ है। लिक्विड लेवल मैंने आपको बताया 1.2 मीटर्स तक होता है। ऊपर एयर का लेवल होता है 30 सेंटीमीटर्स का, यही मैंने आपको बताया। और इसकी थोड़ी सी स्लोपिंग हम नीचे से बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट कर सके। तो आपने जब बनाना है ना तो आपने इसी तरह बनाना है कि जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऊपर ये मैन होल होता है थोड़ा सा, यहाँ से हम इसको देखते हैं, और ये इस तरह से आपने इसकी जो है ना बनानी है। तो लिक्विड डेप्थ और स्कम जो है वो सारा ऊपर आ जाता है। ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, ऊपर जो लिक्विड क्या है वही सारा वो स्कम है, फैट वगैरह ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। स्लज हमने नीचे डाला होता है, स्लज में एक्चुअली बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक डाइजेशन कर रहे होते हैं। अब ये याद रखना, यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है ना डाइजेशन कर रहे होते हैं। जो भी सॉलिड वेस्ट आएगा इसके अंदर, तो क्या होगा कि सॉलिड नीचे बैठेगा, स्लज वहाँ पे होगा, और जिसमें ग्रीस एंड फैट होगी, ऊपर तक चले जाएंगे स्कम की फॉर्म में। सॉलिड्स के ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करेंगे, उसको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन, जिसकी वजह से स्लज जो होता है, सारा जो मैटर होता है सॉलिड, वो वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाता है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, ठीक है। फिर वो लिक्विड्स एंड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आना शुरू हो जाता है, पोर्शन ऑफ सॉलिड्स, मैंने आपको बता दिया। ये होती है एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। फिर होती है एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। जब ये बाहर आ जाता है तो फिर क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी, तो इसको हम, ये जो एरोबिक डाइजेशन होती है ना, ये जो इसको हम कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है, इफ्लुएंट, जो कि एक्चुअली बाहर लिक्विड आ रहा है आफ्टर द एनारोबिक डाइजेशन। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, सिस्ट होते हैं, हेलमेंथिक ओवा होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और इफ्लुएंट जो होता है इसको हम सॉइल के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पे बहुत से एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं अपर लेयर ऑफ सॉइल्स में, वो इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं, उनकी एरोबिक डाइजेशन करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रेट्स आपको पता है प्लांट्स ले लेते हैं, फिर प्लांट्स उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं वो हम एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं, फिर एनिमल्स की वजह से वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, फिर वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब वो साइकिल कंप्लीट करते हैं नाइट्रोजन की। तो मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक हमने कैसे करनी होती है, देखें। अब बैक्टीरिया यहाँ पे होने चाहिए, तो वही बैक्टीरिया होंगे तो ये सारा स्लज जो होगा वो डिकम्पोज होगा ना, तो हमें इसको मेंटेन कैसे करना है। जैसे हमारे पास होता है, ये हमने डालना होता है अंदर, बायो क्लीन सेप्टिक होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं, ये हम अपने उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो नीचे जाना शुरू होता है। बैक्टीरिया इसमें एंटर हो जाएंगे और बैक्टीरिया जो भी मैटर आएगा उसको डिकम्पोज करते रहेंगे, और इस तरह से ये सेप्टिक टैंक जो होगा मेंटेन रहेगा। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए हम जो है फिनोल और सोप वाटर यूज़ नहीं करते। इस वजह से अगर आप फ्लश करते हो तो उसमें आप सोप वाटर को ना जाने दो, बिकॉज़ वो बैक्टीरियल फ्लोरा को मार देंगे जाके, ठीक है। सोप वाटर बैक्टीरिया को मार देगा, फिनोल मार देगा, उससे जो बैक्टीरिया ने डिकम्पोज करना था मैटर को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फिर वो प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा कंटेंट्स ऑफ सेप्टिक टैंक जो होंगे उसको हम 1 साल के बाद जो है वो मतलब बेल आउट करते हैं, उसको हम डीस्लजिंग कहते हैं, तो दोबारा से स्लज न्यू ऐड करते हैं। अच्छा, न्यूली बिल्ड जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको पहले हम पानी के साथ भरते हैं आउटलेट लेवल तक, और फिर उनकी जो है सीडेड विद राइट स्लज ड्रॉन फ्रॉम द अनदर सेप्टिक टैंक, मतलब इसको इस तरह से मेंटेन हम करते हैं, आउटलेट से हम उसको निकालेंगे और फिर सारा, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस कुछ आ जाती हैं, जो मैंने आपको सीवेज का बताया था पहले भी, कि वेस्ट वाटर जिसमें सारा कम्युनिटी का सॉलिड, लिक्विड, सारा जो वेस्ट होता है उसमें एक्चुअली आता है, उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। और सलेज जो होता है ना, ये आपके एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है। सलेज में सिर्फ पानी होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है, इसमें कोई सॉलिड नहीं होता, कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, कोई जो वेस्ट वाटर होता है मतलब वेस्ट वाटर होता है ना वॉशरूम्स का, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो इसमें शामिल नहीं होता। इसमें जस्ट एंड जस्ट वेस्ट वाटर होता है किचन्स का और बाथरूम्स का। तो ये एक्चुअली क्या है, सलेज है, जिसमें से पानी है, और सिवेज देखें उसमें सारा कूड़ा वगैरह है, ठीक है। तो डिफरेंस आपने याद रखना है। अच्छा, फिर होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपको जस्ट इसके थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए
ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि ये आपको जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है बैक्टीरिया खा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इट इज़ नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल ऑफ सीवेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड टेम्परेचर, तकरीबन 5 दिन लगते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर एरोबिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 300 है ना, तो इसका मतलब सीवेज बहुत ही गंदा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अगर 100 मिलीग्राम्स पर लीटर है तो इट मीन्स के सीवेज जो है वो वीक है, ठीक है, मतलब इतना गंदा नहीं था। तो इससे हमें ये पता चलता है मतलब कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए, उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। अब जो केमिकल ऑक्सीजन सिंपल होता है ना, उसमें जस्ट हम बैक्टीरिया को नहीं रखते, उसमें हम केमिकल्स को रख देते हैं। तो वही होगा, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, उसको हम कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और हमेशा याद रखना है जो COD होता है ना, वो हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम लगता है ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन करने में, और केमिकल से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से केमिकल्स जो होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया स्लो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर इट इज़ एक्चुअली सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड जो डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आते हैं, तो ये वेरी करते हैं 100 से फिर 500 जो है ना ppm। अगर तो 100 है तो इट मीन्स के सीवेज वीक है, अगर सस्पेंडेड सॉलिड 500 से ज़्यादा है तो सीवेज स्ट्रॉन्ग है। फिर होता है एक चीज़, ये तो मैंने आपको दिखाया था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था कि रॉ वाटर अंदर आता है एयरेशन टैंक में। याद है वो आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हमने देखा था सीवेज ट्रीटमेंट का। उसके बाद जो एयरेशन टैंक में हम ऑक्सीजन वगैरह डालते हैं, बैक्टीरिया उसको जो है वो करते हैं, और फिर ये जो स्लज होता है सारा बैक्टीरिया होता है ना उसके अंदर, तो इस वजह से कहते हैं स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले पहले जो स्लज होता है ना, जो सेडिमेंटेशन होती है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, वो होता है स्लज सिंपल, ठीक है। लेकिन जब वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गुजरता है ना, तो वो एक्टिवेटेड स्लज होता है कि उसमें बैक्टीरिया होता है। अब जो वो सेटल करेगा ना आफ्टर जो बैक्टीरिया एडिशन, तो उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसके बाद जो टेबल्स बने हुए हैं बुक में, वो आपने हमेशा की तरह देख लेने हैं एक दफ़ा, और हमेशा की तरह उसको देखना है और पढ़ना है। और दूसरा ये कि जो डिफरेंसेस हैं रैपिड और स्लो सैंड फिल्टर्स, वो आपका UQ है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी गाइडलाइंस फॉलो कर लें, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और ये भी एक दफ़ा देख लें, यहाँ तक। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट चैप्टर।